हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन, जो कि हमारे सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी कोर्स कोड बीपी 204T बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन और उसके कुछ जनरल एग्जांपल्स जैसे एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि व्हाट इज इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। नाम से पता चल रहा है सेल के अंदर इकट्ठा होना किन चीज़ों का, उन मटेरियल्स का जो कि सेल के अंदर नॉर्मली पाए ही जाते हैं। जैसे हमारी जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैल्शियम आयन, अदर डिफरेंट आयंस, वाटर इत्यादि की एक मात्रा फिक्स अमाउंट में पाई जाती है। लेकिन डिफरेंट कंडीशंस की वजह से इन वेरियस सब्सटेंस के ढेर सारे अलग अलग जो अमाउंट्स हैं, यानी कि जो नॉर्मल अमाउंट से अदर अमाउंट्स हैं वो इकट्ठा होने लगे, वहाँ ज़्यादा अमाउंट में वो पाए जाने लगे। तो ऐसी कंडीशन को हम इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन बोलते हैं। ये कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का हार्म ना पहुंचाए ये एक्युमुलेशन, या ये इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन जो है वो डिफरेंट सेल इंजरीज के होने की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने जब रिवर्सिबल सेल इंजरी का एग्जांपल लिया था तो हमने वहाँ पे आपसे कहा कि वहाँ पे वाटर का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सोडियम आयन है और कैल्शियम आयन है वो ढेर सारी मात्रा में सेल के अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वाटर का एक्युमुलेशन होता है। तो दैट इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। लेकिन कुछ बायोमॉलिक्यूल्स हैं जैसे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनका भी जो मात्रा है वो एक लेवल तक रहती है, लेकिन अगर वो मात्रा बढ़ने लगे, वो इकट्ठा होने लगे, तो उसे भी हम लोग एक्युमुलेशन के अंतर्गत देखते हैं। जो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन होता है सब्सटेंस का, वो जनरली जो है वो हमें सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, लाइसोसोम्स में और न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है। ये तीन जगह स्पेशली हैं जहाँ पर सेल्स के अंदर इन मटेरियल्स का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है। अब एक्युमुलेशन होता कैसे है? तो जो एबनॉर्मल इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन होता है उसके तीन तरीके हैं, तीन मेजर पाथवेज हैं जिसके थ्रू वो होता है। सबसे पहला जो है, जो आपकी नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म है उसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट बन रहे हैं, अब मेटाबॉलिज्म में भी इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से जो कंस्टिट्यूएंट बन रहे हैं जैसे लिपिड है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, उनकी मात्रा ज़्यादा बनने लगे और वो आपके सेल के अंदर एक्युमुलेट होने लगे, यानी ज़्यादा मात्रा में बनने की वजह से एक्युमुलेशन हो रहा है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड जैसे फैटी चेंज का, या फिर कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने का, एटीसी। प्रोटीन्स का एक्युमुलेशन है, कार्बोहाइड्रेट का एक्युमुलेशन एग्जाम्पल है इस प्रकार के मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म यानी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होने की वजह से एक्युमुलेशन होने का। दूसरा हमारा एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ड्यू टू द लैक ऑफ सम एंजाइम्स। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे आपके ग्लाइकोजन है, अब ग्लाइकोजन को स्टोर करना है, लेकिन अगर जो स्टोर करने के लिए जो एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ रही है वो एंजाइम्स अगर अवेलेबल ना हो, जैसा कि अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी कुछ एंजाइम्स के एग्जांपल लेकर के, तो वो जो ग्लाइकोजन है वो फ्री अवस्था में आपके शरीर के अंदर घूमना शुरू कर जाएगा या फिर एक्युमुलेट होना शुरू कर देगा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को भी जो है हम कहते हैं एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंस। नेक्स्ट है हमारा एक्युमुलेशन ऑफ एंडोजिनस सब्सटेंस। बहुत सारे एंडोजिनस सब्सटेंस जो है वो सेल के अंदर बनते रहते हैं, लेकिन ड्यू टू सम जेनेटिक या फिर एक्वायर्ड डिफेक्ट्स उनका डिपोजिशन जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे प्रोटीन का एक्युमुलेशन शुरू होता है, म्यूटेंट प्रोटीन्स का एक्युमुलेशन शुरू होता है जब भी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं या कुछ ये तीन पाथवे हैं जिनके थ्रू एक्युमुलेशन जो है वो बॉडी के अंदर होता है या सेल के अंदर होता है। आइए अब इसको ये फिगर से देख लेते हैं इन तीनों पाथवे को। तो ये हमारी नॉर्मल सेल है जो मैं कह रहा हूँ बार बार, जहाँ पे आपको एक नॉर्मल आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जहाँ पे आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती हैं, आपके माइटोकांड्रियाज होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो मटेरियल्स के मैं नाम ले रहा हूँ वो बन रहे हैं। अब एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाए, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए, ज़्यादा होने लगे, तो कई बार जो है कुछ चीज़ों का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, जैसे प्रोटीन, फैट, एटीसी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि ये फैट के ग्लोब्यूल्स हैं जो कि अंदर डिपॉजिट हो गए हैं। कई बार जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए में प्रोटीन म्यूटेशन हो सकता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन फोल्डिंग है, जो ट्रांसपोर्ट है प्रोटीन का, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इसकी वजह से जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो प्रोटीन बन रही थी वो इसी सेल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ढेर सारी मात्रा में प्रोटीन जो है वो डिपॉजिट हो रही है, क्योंकि मैं मालूम है कि ईआर में विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हो रही है या सिंथेसिस होती है, तो वो ज़्यादा होने लगेगी तो ये यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। एक और तरीका है कि जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारे सेल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ हैं
जैसे कि फैट, कॉम्प्लेक्स फैट है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या अदर मटेरियल है, वो ब्रेक डाउन होता है सबस्ट्रेट के रूप में, कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन होता है इनटू द प्रोडक्ट, और जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है या उसका जो भी काम है वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ढेर सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। ये एंजाइम्स ही इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर इन एंजाइम्स की कमी हो जाए, लैक हो जाए इन एंजाइम्स का, तो क्या होगा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में टूटेगा नहीं या फिर फर्दर बायोकेमिकल रिएक्शन में जाएगा नहीं, जिसकी वजह से वो इंडोजिनस मटेरियल आपके सेल के अंदर ही इकट्ठा होने लगेगा। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज का। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू एक्यूमुलेशन सेल के अंदर पाया जाता है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं एक्यूमुलेशन का। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है हमारा इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड। लिपिड जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, और सिंपली जब भी लिपिड आपका या फैट जिसे हम बोल सकते हैं वो पैरेन्काइमल सेल्स में बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा होने लगे, तो उसी को हम इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड बोल सकते हैं। पैरेन्काइमल सेल्स हमारे किसी भी ऑर्गन या टिश्यू की जो फंक्शनल पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा आपके किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर पाया जाता है, उन्हें कहते हैं, और इन्हीं के अंदर हमारा फैट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फैटी चेंज जो होती है जनरली, जो हम लोग जनरली जो बात करते हैं फैटी चेंज या फिर फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, वो हम लीवर सेल्स के बारे में ही बात करते हैं, और लीवर सेल्स को हम हिपेटोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। जो लीवर होता है वहीं पर ज़्यादातर फैट का डिपोजिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लीवर है वही जो है फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि ज़्यादातर जो हमारा फैट हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है वो फैटी एसिड्स को कन्वर्जन करके लाइपोप्रोटीन्स में तोड़ता है या बदल देता है हमारा लीवर, और ये लाइपोप्रोटीन जो होती है वो लीवर से बाहर निकलती है। इसी फॉर्म में वो दूसरे सेल्स के द्वारा क्या नाम है यूटिलाइज होती है, या फिर माइटोकांड्रिया के द्वारा भी एनर्जी प्रोडक्शन में भी चली जाती है। तो जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो कई बार लीवर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है इसलिए लीवर में डिपोजिशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कई बार लिपिड मेटाबॉलिज्म लीवर से कम मात्रा में हार्ट, स्केलेटल मसल, किडनी या अदर ऑर्गन्स में भी देखने को मिलती है। इसलिए इन सभी जगहों पर भी लिपिड का या डिफरेंट जो लिपिड के फॉर्म्स हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल इत्यादि का भी डिपोजिशन इन जगहों पर भी आपको देखने को मिल सकता है। जो नॉर्मली जो लिपिड होती है वो लीवर तक पहुंचती है, और उसके बाद लीवर तक पहुंचती कहाँ से है, या तो एडिपोज टिश्यूज़ के थ्रू पहुंचेगी। एडिपोज टिश्यूज़ वो फॉर्म है जहाँ पे आपके बॉडी फैट जो है वो डिपॉजिट होते हैं या स्टोर करके रखे जाते हैं, या फिर जो हम भोजन में फैट ले रहे हैं, लिपिड ले रहे हैं, जो आप घी, तेल इत्यादि खाते हैं वहाँ से। और ये दोनों तरीके के जो फैट्स हैं या लिपिड्स हैं वो लीवर तक पहुँचते हैं, और उसके बाद वहाँ पर सेवरल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि वो लिपिड्स को ट्राइग्लिसराइड्स में चेंज करता है, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, या फिर इस प्रकार के जो हमारे लिपिड्स हैं उनको फॉस्फोलिपिड्स में या फिर लाइपोप्रोटीन्स इत्यादि में कन्वर्ट करता है, या फिर माइटोकांड्रिया द्वारा फ्यूल के रूप में यूटिलाइजेशन उसका करवाता है। ये सारे नॉर्मल प्रोसेस हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए। लेकिन कई बार अलग अलग कंडीशंस में या एबनॉर्मल कंडीशंस में फ़ैट का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो आप फैट खा रहे हैं, सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि जो हम भोजन में अपने फैट ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगें, या फिर जो फैट स्टोरेज सेल्स हैं, जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं, वहाँ से ढेर सारी मात्रा में जो लिपिड्स हैं, ये जो फैट हैं, वो आपके लीवर में पहुँचना शुरू कर जाए। तो लीवर के अंदर वो क्या होने लगेंगे? डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे लीवर सेल्स के अंदर, जिसे हम हिपेटोसाइट्स बोल रहे थे। साथ ही साथ कई बार जो हिपेटोसाइट सेल्स के द्वारा फैटी एसिड की जो सिंथेसिस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे ड्यू टू सम एंजाइम एक्टिविटी या फिर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म की वजह से। कई बार इंक्रीज एसिडिफिकेशन होने लगता है। फैटी एसिड्स जो पाए जाते हैं, फ्री फैटी एसिड्स जो हिपेटोसाइट सेल्स के अंदर या लीवर के अंदर हैं, वो ग्लिसरॉल्स के साथ जुड़ करके ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम लोग लिपिड्स या फैट भी सिंपली बोलते हैं। तो इनकी भी ये भी क्या हो रही है? एक प्रकार की इंक्रीज मेटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल आप इसको बोल सकते हो। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि डिक्रीज एपोप्रोटीन की सिंथेसिस हो जाए, जिसकी वजह से फैट का डिपोजिशन हो जाए। एपोप्रोटीन जो होता है वो लाइपोप्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, यानी लिपिड से लाइपोप्रोटीन बनाने के लिए आपको एपोप्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर एपोप्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो लाइपोप्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और लिपिड जो होती हैं वो लाइपोप्रोटीन्स के फॉर्म में ही
ट्राइग्लिसराइड्स है, जो लिपिड्स होते हैं वो लीवर से सिक्रीट होते हैं। तो अगर लाइपोप्रोटीन नहीं बनेगा तो लीवर से इनका सिक्रीशन, लिपिड का सिक्रीशन होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से लीवर के अंदर उनका डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन जो है वो फैट का लीवर के अंदर होने लगता है। ये यहाँ पिछला ही पॉइंट है जो कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि जो लाइपोप्रोटीन्स हैं उसी फॉर्म में लीवर से लिपिड्स बाहर निकलते हैं। अगर वो बाहर नहीं निकल, उनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो वो लिपिड्स के अंदर ही जमा रह जाएंगे और आपको फैटी चेन जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कई बार बन तो रहा है लेकिन उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा, तो भी जो है आपके लाइपोप्रोटीन्स का एक्सक्रीशन ना होने की वजह से भी उनका डिपोजिशन, लिपिड्स का डिपोजिशन आपको देखने को मिल सकता है। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे एक सिंपल कंडीशन है हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया, यानी कि जो आपका लिपिड या फिर लाइपोप्रोटीन्स की मात्रा या उसकी जो लेवल है, नॉर्मल लेवल है, उससे बढ़ा हुआ लेवल हमें देखने को मिले ब्लड के अंदर, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया के नाम से जानते हैं। अब लिपिड्स जो होती हैं वो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं और जो है प्रोटीन के थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया में हम जो है इन दोनों ही चीज़ों का, यानी लिपिड्स का या लाइपोप्रोटीन्स का या इन दोनों का जो ब्लड में लेवल है वो बढ़ा हुआ देखते हैं। ये दो तरीके की होती है, पहला प्राइमरी प्रकार की हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया और दूसरा सेकेंडरी प्रकार की हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। प्राइमरी हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया जो होती है वो हमारी जेनेटिकल कॉज की वजह से होती है, यानी आपके माता पिता में किसी पेरेंट्स के अंदर अगर वहाँ पे कुछ ऐसे जीन्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे या डिफिशियंसी थी किसी प्रकार की, जिसकी वजह से वहाँ पर लिपिड का डिपोजिशन हो रहा था या उसकी एलिवेटेड मात्रा जो है ब्लड में देखने को मिल रही थी, तो पेरेंट्स की वजह से या इन जीन्स में म्यूटेशंस होने की वजह से बच्चों में या किसी भी व्यक्ति के जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से वहाँ पर देखने को मिल सकती है। दूसरा हमारा सेकेंडरी हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया, ये होता है एक्वायर्ड कंडीशंस की वजह से, जैसे कि डायबिटीज़ या इस तरीके के किसी भी मेटाबॉलिक डिसीज़ के होने की वजह से वहाँ पर लिपिड का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में हम लोग तुरंत जो है वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है ज़रूर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उससे ये मालूम है कि अगर डायबिटीज़ होगी तो लिपिड प्रोफाइल जो है वो भी जो है पेशेंट का बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो मेजर एक प्रॉब्लम है दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट। हम लोग देखते हैं कि जो इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल है उसका डिपोजिशन जो है वो शुरू हो जाता है। जनरली कोलेस्ट्रॉल और इसके एस्टर्स का जो डिपोजिशन होता है वो मैक्रोफेजेस सेल्स के अंतर्गत होता है। मैक्रोफेजेस जो होती हैं वो एसेंशियल सेल हम इन्हें मानते हैं, जो लिपिड के मेटाबोलाइट्स को रेगुलेट करने का एग्जैक्टली काम करते हैं। और ये इन्फ्लक्स और ईफ्लक्स यानी बाहर लाना और अंदर लाना दोनों तरीके से कोलेस्ट्रॉल को करते हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स की जो या इनके एस्टर्स की जो होम्योस्टैसिस है वो मेंटेन रहती है। साथ ही साथ मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो प्रोग्रेशन यानी कि बढ़ाना, रिग्रेशन यानी कि कम करना लिपिड का डिपोजिशन एर्थ्रोस्क्लेरोसिस के केस में, जो कि कंडीशन है जहां पर आपके आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की परत जमने लगती है और ब्लड प्रेशर इत्यादि बढ़ने लगता है, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम मैक्रोफेजेस करते हैं। यानी सिंपल हम कहें कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म मैक्रोफेजेस के थ्रू होती है। अब अगर मैक्रोफेजेस में जो कोलेस्ट्रॉल है बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो इसी कंडीशन को हम लोग हाइपर कोलेस्टेमिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैक्रोफेजेस इस केस में फोम सेल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं और वो उस वहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसको हम कैसे पकड़ेंगे कि जब एर्थ्रोस्क्लेरोसिस के केस में फाइब्रोफैटी प्लैक्स जो है वो देखने को मिले, छोटे छोटे ब्लॉक्स जो हैं वो एर्थ्रोस्क्लेरोसिस के केस में देखने को मिल जाए, या फिर जो है ट्यूमर लाइक जो फोम सेल्स जो होती हैं इन जो हमारी मैक्रोफेजेस जो है जो फोम सेल्स में कन्वर्ट हो गई हैं वो ढेर सारे मात्रा में जमा होने लगे, इकट्ठा होने लगे, उनका क्लस्टर बन जाए और ट्यूमर लाइक मास जो है वो आपको दिखने लगे, जो कि कैंसरस नहीं होता, जिसे हम लोग जेंथोमास के नाम से जानते हैं या जेंथेलेस्मा के नाम से जानते हैं। इन दो तरीके से जो है लिपिड्स के बॉल्स जो है या कोलेस्ट्रॉल्स के बॉल्स जो हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे ट्यूमर लाइक मास बना करके। तो ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट। अब चलते हैं, ये तो लिपिड से रिलेटेड बातें थी, अब बात करते हैं प्रोटीन से रिलेटेड बातें। तो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन भी हो सकता है। सिंपल सा इसका मतलब होता है कि जो प्रोटीनियस मैटर है या जो प्रोटीन्स हैं उनकी मात्रा हमारे सेल के अंदर बढ़ना शुरू हो जाए। और ये क्यों होता है आइए आगे देखते हैं। सिंपली अगर जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है सेल के अंदर वो बढ़ जाए तो जनरली प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगती है और फिर जो है वो आपके सेल के अंदर डिपॉजिट होने लगेगी। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं। अगर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा लिया जाए, डाइटरी भी मतलब जो हम लोग मुंह से खाते हैं अपने, वहाँ पे अगर हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेंगे
तो भी जो है उसका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन आपका ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा। और भी तरीके हैं, जैसे कि कोई क्या नाम है, एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस केस में भी प्रोटीन का डिपोजिशन होने लगता है। जनरली जो प्रोटीन का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो एपिथेलियल सेल्स में देखने को मिलता है, खास करके प्रॉक्सिमल एलोवेट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, किडनी में और प्लाज्मा सेल के अंदर। जो किडनीज होती हैं उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू द सिंपली द लीकेज ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द ग्लोमेरुलाई। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेल का ग्लोमेरुलाई है वहाँ से जो प्रोटीन्स हैं उनका लीकेज होना शुरू कर जाता है अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन वहाँ तक पहुँच रहा है तो जो मेन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है एक्यूमुलेशन में उसे हम लोग जनरली एल्बुमिन मानते हैं। एल्बुमिन ही सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, जबकि अदर जो प्रोटीनियस सब्सटेंस है जैसे हीमोग्लोबिन है या मायोग्लोबिन है ये भी जो है डिपॉजिट होते हैं डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स के अंदर। जो पैथोलॉजिकल एक्यूमुलेशन होता है प्रोटीन का साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी सेल में, वो हम लोग जनरली चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली जो चेंजेस आते हैं सेल के अंदर, जिसके बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं कि अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है किसी चीज़ का या सेल के अंदर कोई बदलाव आ रहे हैं तो आप मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी करके पकड़ सकते हैं। जैसे प्रोटीन यूरिया के केस में जब यूरिन में बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन निकल रहा हो तो उस कंडीशन को हम लोग प्रोटीन यूरिया के नाम से जानते हैं, यानी आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की एलिवेटेड मात्रा हो चुकी है। तो इसमें प्रोटीन यूरिया में जो रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रक्रिया होती है प्रोटीन की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बाय द प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। जो अगर इन सेल्स का हम टेस्ट करते हैं या मॉर्फोलॉजिकल जो है स्टडी करते हैं तो हमें पिंक कलर का हेलाइन ड्रॉपलेट्स देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म में, यानी ट्यूबुलर एपिथेलियल प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स का सेक्शन काट करके आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको पिंक कलर का ग्लासी, हाइलाइन मतलब ग्लासी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे उन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर। साथ ही साथ जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं जहाँ पर डिपोजिशन हो सकता है वहाँ पर भी उसके भी साइटोप्लाज्म में हमें पिंक कलर का ग्लासी इंक्लूजन्स जो है वो देखने को मिलता है। और प्लाज्मा सेल्स के अंदर अगर पिंक हाइलाइन या पिंक जो है वो ग्लासी इंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं, इन्हें को हम लोग रसल्स बॉडी के नाम से जानते हैं। और ये बता रहा होता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनकी सिंथेसिस जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोटीन प्लाज्मा सेल्स के अंदर प्रोटीन जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं। एक हमने कहा था डिफिशियंसी, और इसका एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में भी लिया था। तो 1 अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है, इसको आप लोग अल्फा आगे लगा लीजिएगा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी ये एक प्रॉब्लम है, जो कि ये जो एंजाइम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये जनरली लीवर में ही पाया जाता है हिपोटोसाइट सेल्स के अंदर। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो कुछ जो है एसेंशियोफिलिक ग्लोबुलर डिपोजिशंस देखने को मिलते हैं म्यूटेंट प्रोटीन का, क्योंकि कुछ म्यूटेंट फॉर्म में प्रोटीन का जो है सिंथेसिस होने लगता है इस एंजाइम की डेफिशिएंसी में। इसके साथ ही साथ हेलाइन या ग्लासी अल्कोहलिक बॉडीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं हेपेटोसाइट सेल्स में, जो कि इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ साइटोकैरेटिन दिखाई देते हैं। साइटोकैरेटिन जो होता है वो कैरेटिन प्रोटीन होता है जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक साइटोस्केलेटन में देखने को मिलता है, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होती हैं या एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं। और जो इनका डिपोजिशन हो रहा है तो जिसकी वजह से आपको हेलाइन या ग्लासी डिपोजिशन दिखाई दे रहा है हेपेटोसाइट सेल्स में, उन्हीं को हम लोग मैलरीज बॉडी के नाम से जानते हैं। और ये एमॉर्फस पिंक मास के रूप में हमें देखने को मिलता है, ग्लासी फिनिश के साथ हेलाइन फॉर्म में देखने को मिलता है। हेलाइन हम लोगों ने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था, दैट इज ओनली ग्लासी फिनिश वाली चीज़ें जो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं किसी सेल्स के अंदर हमको दिखाई दे रही हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि प्रोटीन एक्युमुलेशन के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। हमारा तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल दैट इज इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोजन। तो हम सभी को मालूम है ग्लाइकोजन जो है वो पार्ट है ग्लूकोज का, वो फॉर्म है जो कि स्टोर होता है जब हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है हमारे शरीर को जितनी की आवश्यकता है एनर्जी की वो ग्लूकोज से बनेगी, बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो इंसुलिन की मदद से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन इनकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, ये एक्युमुलेट होना शुरू कर जाते हैं एबनॉर्मल मात्रा में। और इसका कारण ये है कि जो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो कि आप बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में आसानी से पढ़ रहे होंगे इस समय, उसका जो है एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होगा जिसकी वजह से, या एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म होगा जिसकी वजह से ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और उनका एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा। ये दो तरीके की कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन के एक्युमुलेशन को, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन या फिर ग्लाइकोजन
स्टोरेज। ये दो तरीके की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। ये दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि ग्लाइकोजन का स्टोरेज ही हो रहा है या एक्युमुलेशन ही हो रहा है, लेकिन ये पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म में दोनों ही क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। सबसे पहला हम देख लेंगे ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन। यहाँ पर जो आपका ग्लाइकोजन है वो स्टोरेज होता है, एक्स्ट्रा मात्रा में उसका क्या नाम है, एक्युमुलेशन हो रहा है ड्यू टू द ग्लूकोज जो कि एक्सेसिव मात्रा में हम लोग हमारे ब्लड में डाल रहे हैं। हम डाइटरी ग्लूकोज की भी बात कर सकते हैं। हम ढेर सारी मात्रा में अगर ग्लूकोज अगर शरीर के अंदर लेंगे तो उसकी मात्रा बढ़ जाए, या किसी और प्रॉब्लम में जैसे डायबिटीज़ इत्यादि के केस में भी जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी मात्रा में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा जो है वो ब्लड में सर्कुलेशन में जब बढ़ जाती है, जिसे हम लोग सिंपल शब्दों में कहते हैं कि शुगर बढ़ गया, या उसे हम कह सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इस केस में ग्लाइकोजन का एक्युमुलेशन आपको देखने को मिलेगा। हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो जनरली डायबिटीज़ मेलिटस के केस में देखने को मिल रही है, या फिर ऐसे पेशेंट्स के अंदर या ऐसे व्यक्ति के अंदर जहाँ पे इंसुलिन का कंसंट्रेशन जो है वो कम है, यानी इंसुलिन कम प्रोड्यूस होती है, या फिर वो टिश्यूज़ जो हैं जनरली जिनको इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव होकर के अपने एक्शन को शो करना चाहिए था वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। जो टिश्यूज़ जनरली जो है इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोजन इन्फ्लेमेशन इंक्लूड उनके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब ग्लाइकोजन इन्फ्लेमेशन आपको किन टिश्यूज़ में देखने को मिलेगा, जनरली जो है एपिथेलियल सेल्स में दिखेगा ऑफ द डिस्टल पोर्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल इलोवेटेड टेब्यूल लूप ऑफ हेनले में किडनी के अंदर, या फिर ल्यूकोसाइट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जिन ल्यूकोसाइट्स उन सेल्स में जहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, या फिर नेक्रोटिक टिश्यूज़ के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। लीवर के अंदर भी होगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि वहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म हो रही है ग्लाइकोजन की, तो वहाँ पर उसका डिपोजिशन हो सकता है। और साथ ही साथ कार्डियक मसल फाइबर्स में भी कुछ मात्रा में कभी कभार देखने को मिल जाता है। दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम है वो है या दूसरे तरीके का जो डिपोजिशन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज, जहाँ पर जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है या फिर जो उसका ब्रेकडाउन है मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर और सेल्स के अंदर, उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इसकी वजह से ग्लाइकोजन का जो है वो स्टोरेज वहाँ पर होना शुरू कर जाता है, और इस तरीके की डिसीज़ को ही हम लोग ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ के नाम से जानते हैं। अगर हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ के प्रॉब्लम की बात करें तो वो क्यों हो रही है, तो जनरली ये भी दो तरीके से हो सकती है। एक तो जेनेटिकल डिफेक्ट्स की वजह से, दूसरा एक्वायर्ड डिफिशियंसी की वजह से, यानी उन जीन्स में बदलाव आ जाए, उन जीन्स में डिफेक्ट्स आ जाए जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन एंजाइम्स के सिक्रीशन के लिए जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, या फिर दूसरा एक्वायर्ड डिफिशियंसी जिसकी वजह से कुछ कारणोंवश जो एंजाइम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं उनका सिक्रीशन जो है वो कम हो जाए। ये जब भी जनरली बच्चों में देखने को मिलती है अगर ये प्रॉब्लम, तो बच्चों की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अगर सही तरीके से नहीं होगा तो बच्चे की ग्रोथ पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जनरली लगभग 11-12 तरीके की ये टोटल डिसीज़ होती है, और डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स के डिफिशियंसी के होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स जनरली हमें देखने को मिलती हैं। इसमें से कुछ सभी लगभग 12 जो प्रकार हैं इनके वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उनका नाम और वो किसकी कमी से हो रहे हैं। इसमें कई बार जो है 1-2 नंबर के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि GST टाइप 1 यानी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ टाइप 1, ये होती है ग्लूकोज 6 फास्फेट की डिफिशियंसी की वजह से। दूसरा हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ टाइप 2 जो कि होती है एसिड माल्टेज डेफिशिएंसी की वजह से, एसिड माल्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। टाइप 3 जो होती है वो होती है ग्लाइकोजन डी ब्रांचर की एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट है हमारा टाइप 4 जो कि ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगला है हमारा टाइप 5 जो कि मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज हो जाता है। अगला है हमारा टाइप 6 जो कि लीवर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम के डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है, खास करके लीवर में। नेक्स्ट है हमारा टाइप 7 जो कि मसल फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, सभी डेफिशिएंसी की वजह से ही हो रहा है। अगला है हमारा टाइप जो है वो 9 जो कि जनरली जो है कॉज होता है आपका फॉस्फोराइलेज काइनेज की कमी की वजह से, या फिर PHKA2 डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि जनरली जो है हमारा साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन लिंकेज काइनेज जो है एंजाइम्स होते हैं, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। 11 टाइप का भी हो सकता है, जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ है 11 टाइप की, टाइप 11 जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एंजाइम्स की कमी से होता है।
जिसे हम लोग GLUT2 के नाम से जानते हैं। जनरली ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अंदर। अगर इनकी कमी हो जाए तो सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचेगा नहीं और सेल के अंदर जो उसकी मेटाबॉलिज्म चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन इत्यादि के लिए वो डिफेक्ट जो है वो आने लगता है। जनरली ये पैंक्रियाज, लिवर और किडनी सेल्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप 12 जो कि आपको कॉज होता है एल्डेज ए डेफिशिएंसी की वजह से। अगला है हमारा टाइप 13 जो कि कॉज होता है बीटा इनोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। और लास्ट है हमारा टाइप 0 जो कि होता है ग्लाइकोजन सिंथेज डेफिशिएंसी की वजह से, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये अलग अलग हैं, इन सबको अभी डिटेल में आगे किसी सब्जेक्ट में या इसी आगे किसी मैकेनिज्म में आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पर आपको इनके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट अगर सिंपल बात करें कि जो हमारे एक्यूमुलेशंस की बात करें तो और भी एक्यूमुलेशंस हैं, जैसे कि कैल्शियम का एक्यूमुलेशन है, वाटर का एक्यूमुलेशन है। तो जो सेल स्वेलिंग इत्यादि आपने देखा था, हमने बताया था, उसमें हमने सोडियम का एक्यूमुलेशन और कैल्शियम आयन का एक्यूमुलेशन सेल के अंदर हो रहा था, वो भी इसका पार्ट है, लेकिन वो आप पहले पढ़ चुके हैं। प्लस जो कैल्सिफिकेशन का पार्ट है वो भी एक्यूमुलेशन से रिलेटेड ही है, लेकिन वो आपके में क्योंकि सिलेबस में अलग एक टॉपिक दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा भी है, तो उसको हम लोग अलग से नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो भी जो है आपका सेल के अंदर एक्यूमुलेशन के अंदर ही आता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करे अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।